दोस्तों आज आपका जीरो टू हीरो में स्वागत है। देखिए आज हम वीडियो काफ़ी दिन बाद बना रहे हैं, लगभग हमको जहाँ तक उम्मीद है 20 दिन हो गया होगा। इसमें इस वाली वीडियो में हम आपको 100 प्लस क्वेश्चन किसके बायोलॉजी के हल कराएंगे, ठीक। पार्ट 1 में यह वीडियो 3 पार्ट में बनाई जाएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक। यह वीडियो आपके कितनी पार्ट में बनाई जाएगी? 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। देखिए इसमें क्या है, जो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है कोई डिसाइड नहीं किया गया है कि किस चैप्टर से ये है, ठीक। इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे उनके जो क्या कहा जाता है ऑप्शंस रहेंगे उनके भी बारे में कुछ ना कुछ बता दिया जाएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है? आपको पता है जो कोशिका होती है उसके कई अंग होते हैं, ठीक। उसे क्या कहा जाता है? कोशिकांग। तो देखिए आप थोड़ा पहले समझिए, जो लाइसोसोम होता है, ठीक। लाइसोसोम में क्या होता है, इसके अंदर जल अपघटक क्या एंजाइम पाया जाता है, ये सबको कंट्रोल करता है। जब ये सब रिसिया जाते हैं, राइबोसोम कहता है हम काम नहीं करेंगे, प्लास्टिड कहता है हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका दूसरा मानता है परदबई जाल क्या होता है, ये सब कहते हैं हम काम नहीं करते, ये सबको जल अपघटक के द्वारा क्या कहता है, मार देता है। और एक आध समय बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस समय वो क्या होता है, खुद भी मर जाता है। जब पुलिस मारते हैं तो जानते हो आपके जो लाइसोसोम होता है यही फट जाता है, और लाइसोसोम के फट जाने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, काला हो जाता है। और सब लोग क्या कहते हैं, देखिए पुलिस हमको इतना मारा है कि काला हो गया। आप समझते हैं लाइसोसोम का जो मेन कार्य है क्या है, सभी जो इसके कोशिकांग है उनको नियंत्रित करना। दूसरा राइबोसोम है, राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन बनाना होता है, ठीक। प्लास्टिड की खोज अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। प्लास्टिड जो होता था ये 3 प्रकार का होता है, ठीक। प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। जो पहला नाम है आवर्णी लवक, दूसरा वर्णी लवक और तीसरा हरित लवक, ठीक। सब में हर लवक लगा दीजिएगा। 3 है, आवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक एक ऐसा लवक होता है जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। आप जानते हैं यह क्वेश्चन एक बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि जो टमाटर होता है वो पहले किस रंग का होता है, हरा होता है, उसके कुछ समय बाद वो लाल के हो जाता है। तो आपको बता दूं, जो टमाटर जब हरा होता है तो उस समय वह हरित लवक की उपस्थिति में होता है, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन जब कुछ सिचुएशन आता है, जब वह बड़ा होने लगता है तो उसमें जो क्लोरोफिल होता है वह मर जाता है और यह आवर्णी लवक में बदल जाता है। इसीलिए ये क्या हो जाता है, हरा से क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है, ठीक। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग, ये राइबोसोम सही हो जाएगा, ठीक। कौन सही हो जाएगा? राइबोसोम सही हो जाएगा। अब कई बार पूछा गया है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का निर्माण में सहायक होता है। देखिए जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग जो होता है मीसोसोम्स होता है। जीवाणु को कहा जाता है बैक्टीरिया इंग्लिश में, ठीक। और बैक्टीरिया की खोज जो किया था वो इनोवस्की नाम के वैज्ञानिक ने किया था। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया के अध्ययन करते हैं उसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी, ठीक। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन है? देखिए कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक स्लाइडेन और स्वान है, ठीक। स्लाइडेन और स्वान है। इन्होंने इसमें कई बात कहा है, जो कुछ बातों का उल्लेख है जो इसमें इन्होंने पहले ही बात कही है, कहा नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के द्वारा होता है।
दूसरी बात इन्होंने कहा है कि चाहे वो पेड़ पौधे हो या कोई जीव हो, मतलब जीव में कोई प्राणी हो या मनुष्य हो, इनमें जो कोशिका रहती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक, कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? देखिए, जो तरल मोज़ेक मॉडल था इसे सिंगर और निकोल्स ने दिया था। ठीक, किसने दिया था? सिंगर और निकोल्स ने। KR पोर्टर किसके खोज किए थे? रॉबर्टसन किसका खोज किए थे? और डेनियल और क्या नाम है इनका? डेवसन। ये किसके खोज किए थे? ये आप कमेंट में बताइएगा। कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? आपको बताया जहाँ पर राइबोसोम मिल जाए उसका क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। ठीक, किसका कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण। ऊर्जा उत्पादन का कार्य ये नहीं करता है। चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका किसके शामिल होती है? ठीक, जो चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका होती है ये वसा का क्या करती है? संश्लेषण करती है। और जो खुरदरी अंतःप्रदेशीय जालिका होती है, जैसे हम आपको बताएं, जो जालिका होती है वो आप समझिएगा कुछ ऐसे रहती है। ठीक, ये कुछ ऐसे इस प्रकार रहती है। तो इसमें क्या कहा गया था, जो पहले तो जो अगर इस पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो ये क्या हो गई? चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका। और अगर इस पे क्या पाया जाने लगा? राइबोसोम पाए जाने लगे तो खुरदरी अंतःप्रदेशीय जालिका हो जाती है। इसका मेन कार्य होता है वसा का संश्लेषण करना और इसका मेन कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्रक को कहा जाता है। ठीक, केंद्रक की खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये तो आपको पता ही चल जाता है। दिया है कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः किसके संग्रहित में रहता है? ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये सामान्यतः किसके संग्रहित में रहता है? देखिए, ये रहता है एमाइलोप्लास्ट के। ठीक, किसके संग्रहित में रहता है? एमाइलोप्लास्ट के। इसके जो होते हैं एक किसके सब प्रकार है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये सब आपके जो हरित लवक हैं उनमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, जीवाणु कोशिका में राइबोसोम की उप इकाइयाँ होती है। देखिए, जीवाणु कोशिका में अगर हम राइबोसोम बोले तो 70 यस का पाया जाता है। ठीक, कितने यस का पाया जाता है? 70 यस का। लेकिन अब आप समझिए, ये जो होता है गणित नियम का पालन नहीं करता है। अब तो आप कहेंगे अगर सारे 70 यस का पाया जाता हो तो हम इसमें से वो ऑप्शन ढूंढ लें जिसको जोड़ने पर 70 हो जाए तो वही हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 40 और 30 को जोड़ देंगे और ठीक 70 हो जाएगा। लेकिन ये आपका पूरा गलत हो जाएगा। ये आपको बताया एक गणित नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक, एक गणित नियमों का पालन नहीं करता। इसमें देखिए क्या कहा जाता है, यह जो होता है 70 यस का भले ही होता है लेकिन इसकी 2 इकाइयाँ होती हैं। 70 यस का तो राइबोसोम होता है, पहला जो होता है 50 होता है, दूसरा जो होता है 30 होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 70 यस की बड़ी इकाई का क्या नाम होता है? तो होता है 50 यस। और छोटी इकाई का क्या नाम होता है? वो होता है 30 यस। ठीक, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। देखिए, इसमें जो यस है इसे श्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? श्वेडबर्ग यूनिट। और आप एक बात जान लीजिए, जो आप अगर किसी से पूछ लीजिएगा कोई बता नहीं पाएगा कि जो आपकी जीवाणु कोशिका में राइबोसोम की उप इकाइयाँ होती है 50 + 30 तो जान गए। कोई अगर आप किसी से पूछ लीजिए कि आप बताइए कि ये कोशिका में से राइबोसोम का किस प्रकार से अलग किया जाता है, तो आप जान लीजिए एक होता है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज यंत्र। ठीक, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज यंत्र में कोशिका को डाल दिया जाता है और उसमें कुछ विशेष प्रकार के केमिकल को छोड़ दिया जाता है। उस केमिकल के द्वारा उसे खूब बढ़िया से नचाया जाता है और घंघोड़ दिया जाता है। घंघोड़ने के बाद एक अवस्था ऐसी आती है जो राइबोसोम होता है वो नीचे बैठ जाता है।
जो उसकी गति रहती है, ठीक, वह अवसादन गुणांक कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? अवसादन गुणांक। और अवसादन गुणांक का जो मात्रक होता है वो श्वेडबर्ग होता है। ठीक, श्वेडबर्ग यूनिट जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है। ठीक, ये पूछा गया है अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है। तो समझिए, ये जो होता है आपके जाइगोटिन में। इससे पहले आप समझ लीजिए अर्धसूत्री विभाजन की जो अवस्था होती है वो कितनी अवस्थाओं पे पूर्ण होता है। ठीक, पहला होता है लेप्टाइटिन, दूसरा जाइगोटिन, तीसरा पैकेटिन। ठीक, पहला होता है, क्या होता है? लेप्टाइटिन, दूसरा जाइगोटिन। इसका जो ट्रिक होता है, आप पहले ट्रिक जानिए, होता है लेजा। ठीक, समझिए। अब ये जो इसका मतलब क्या है इस समझिए। एस जो हो गया लेजा दीदी को परदेसी, ये इसका क्या होता है? ट्रिक होता है। तो इसमें जो ले हो गया, ला शब्द आ गया, और लेप्टोटिन के लिए होता है। ठीक, इसके बाद क्या आता है? जा किसके लिए होता है? जाइगोटिन के लिए होता है। ठीक, इसके बाद जो डी आता है वो डाइकेंसिस के लिए होता है। के जो होता है एक कैरियोटिक के लिए होता है या कैरियांस के लिए होता है। ठीक, इसके बाद जो पा होता है, पर में पा गया, पैकेटिन के लिए होता है। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोशिका विभाजन के किस अवस्था में इसके जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें गिना जा सकता है। तो मेटाफेज में गिना जा सकता है। देखिए, मेटाफेज में क्या होता है, इसमें जो मान लीजिए कोशिका है, इसमें सब अलग हो जाते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, कुछ गुणसूत्र इस बगल जाने लगते हैं और कुछ गुणसूत्र इस बगल जाने लगते हैं, इसीलिए इसे हम क्या करते हैं, आसानी से गिन सकते हैं। ये जब सेल डिवीजन आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बता दूंगा। देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस के बीच प्राथमिक अंतर क्या होता है। यहाँ सब किससे संबंधित है? सेल डिवीजन से क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। दिया है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। आपको बता दो, जो साइटोकाइनेसिस होता है, पता होगा, साइटो मतलब होती है सेल और काइनेसिस मतलब होता है आपका केंद्रक। इसमें जब केंद्रक दो हो जाते हैं, इसमें ये दिया कि इसके अंतर क्या है। इसमें पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट की उपस्थिति। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन के बाद निर्मित 4 संतत कोशिकाएं होती है। जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान निर्मित 4 संतति कोशिकाएं होती हैं, ये होती है आनुवांशिक रूप से असममित। ठीक, आनुवांशिक रूप से असमान या असममित। अगला क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। जो शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है, किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। ठीक, कवक की काइटिन से निर्मित होती है। और इसका जो भोजन होता है, ठीक, शैवाल का जो भोजन होता है वो क्या होता है? मंड होता है। और कवक का जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन होता है। ठीक, क्या होता है? ग्लाइकोजन। लगता है अब आपका यहीं पर, अब देखिए समझिए, थोड़ा सा हम शैवाल और कवक के बारे में समझ लेते हैं। इधर मान लीजिए हो गया शैवाल, इधर हो गया कवक। शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है, शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी, और कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो शैवाल के अध्ययन क्या कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। इसके जो पिता है वो मार्टिन लूथर को माना जाता है। ठीक, शैवाल के जो भारतीय वैज्ञानिक F.F. फिरिस हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का B है, तो बताइए कि उनके पुत्र में निम्नलिखित में से किसका होगा। सॉरी, अभी इसके बाद 14वां का बाद जो 15वां क्वेश्चन है उसे समझिए।
15वां क्वेश्चन है माइटोसिस की किस अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं स्पिंडल कार्ड के मध्य में पंक्तिबद्ध होते हैं। ठीक, ये सब देखिए वही बता पाएंगे जो कोशिका विभाजन को क्या किए होंगे, विस्तार से पढ़े होंगे। इसमें मेटाफेज जो होता है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने में कौन रोकता है। ठीक, रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने में हिपैरिन रोकता है। हिपैरिन की मृत्यु तब हो जाती है जब कोई बाहर की हवा प्रवेश करती है। इसीलिए आप देखते हैं जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें जो हवा रहती है उसे निकाल देते हैं। निम्नलिखित में से किस रुधिर कणिका को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। देखिए इरिथ्रोसाइट्स जो होता है वो श्वेत रुधिर कोशिकाएं को कहा जाता है, जिसे WBC कहा जाता है। ठीक, और लाल रक्त कणिकाओं को RBC कहा जाता है। RBC का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है और सबसे ज़्यादा कोशिका में यही RBC पाई जाती है। ठीक, सबसे ज़्यादा कोशिका में यही आपकी RBC पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन कौन सा है। ठीक, रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन कौन सा है, तो ये फाइब्रिनोजोन होता है। फाइब्रिनोजोन जो होता है रक्त का थक्का जमने में क्या करता है, मदद करता है। RBC का ग्रे वार्ड किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर इतना बार पूछा जाता है कि RBC का ग्रे वार्ड किसे कहा जाता है, तो जानिए RBC का ग्रे वार्ड प्लीजा को कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान भी किसे कहा जाता है, प्लीजा को ही कहा जाता है। ब्लड बैंक भी प्लीजा को ही कहा जाता है। रक्त बिम्बाणु का क्या क्या होता है। देखिए रक्त बिम्बाणु आप इंग्लिश में नहीं जानेंगे, लेकिन अभी हिंदी में नहीं जान रहे, लेकिन अभी हम इंग्लिश की बात करें आप जान जाएंगे। ठीक, रक्त बिम्बाणु का मतलब होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होता है। ठीक, तो समझिए रक्त बिम्बाणु का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। ठीक, रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है, सहायता करना। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के किस रुधिर वर्ग की प्रतिरक्षी नहीं होती है। ठीक, इसमें प्रतिरक्षी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एंटीजन, एंटीजन नहीं होती है। तो समझिए इसमें जो C वाला है AB का प्रतिरक्षी नहीं होती है। देखिए और O का प्रतिरक्षी जो होता है AB का, लेकिन प्रतिरक्षी नहीं होता है। इसमें अगर प्रतिरक्षी यही नहीं होती तो किसी भी वर्ग का ब्लड जो होता है हम किसी में सप्लाई कर सकते हैं। ठीक, शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षा करना। ठीक, जिनके शरीर में WBC की संख्या अधिक रहती है। ठीक, जिनके शरीर में WBC की संख्या अधिक रहती, देखते हैं वो जल्दी बीमार ही नहीं होते। चाहे सर्दी में टोपी खोल के चलें, चाहे स्वेटर पहने या न पहने, उनको जल्दी परेशान होते नहीं। और जिनके अंदर प्लेटलेट्स अधिक होता है वो अगर बैठ कर पढ़ना चाहें तो बहुत देर देर तक बैठ कर पढ़ सकते हैं। ठीक, उनका ना तो कमर दर्द करता है ना तो कुछ दर्द करता है। आपको तो पता चल ही गया इसका आंसर कौन है, D है। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिका की समान संख्या कितनी होती है। ये भी किसने पूछा है, MM में पूछा है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या जो होती है आपको बता दूं ये लगभग होता है 4.6 से 6.2। ठीक, 4.6 से 6.2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक, इसमें से ये जो रक्त कोशिकाएं पूछा गया है ये सब WBC के प्रकार है भैया। जितने नीचे लिखे गए हैं सब किसके प्रकार है, WBC के प्रकार है। इसमें पूछा गया, देखिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब आ गया है तो इसे तो बताना तो पड़ेगा। इसका नाम होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का दूसरा नाम होता है T सेल कोशिका। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त प्रोटीन में प्लाज्मा में प्रासरणीय दाब बनाए रखता है। ठीक, कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में प्रासरणीय दाब बनाए रखता है, ये आपका एल्ब्यूमिन होता है। ठीक, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने वाली रक्तीय वाहिकाओं को कहते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने वाली कोशिकाओं का क्या नाम होता है।
उसका नाम होता है धमनी। धमनियाँ नहीं, महाधमनी जिसे कहा जाता है, ठीक, महाधमनी कहा जाता है, यही लेकर जाती है। और थोड़ा हृदय के बारे में आप और समझ लीजिए। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, ठीक। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। आप अगर समझने के लिए, आप थोड़ा सा इसमें लेट लगेगा, लेकिन आप समझ लीजिए। मान लीजिए हृदय, देखिए, तो इसमें क्या कहा जाता है, जो सेप्टम होता है, सेप्टम एक बार बीपीएससी में पूछा गया था कि हृदय का कौन सा वाल्व नहीं है, तो सेप्टम का मुख्य कार्य क्या होता है कि यह जो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त होता है, इसे आपस में मिलना नहीं रहने देता। अगर मान लीजिए हमारा हृदय तो इस तरह नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दूं, यही जो बीच वाला भाग होता है, यही क्या कहलाता है? सेप्टम आपका कहलाता है, ठीक। एलर्जी के दौरान किन श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होता है, ठीक। एलर्जी के दौरान किस श्वेत रक्त कणिका में वृद्धि होता है? इस्नोफिल में, ठीक। समझिए कैंसर कैसे होता है? जब हमारे शरीर में WBC बहुत ज़्यादा तेज बनने लगता है, ठीक। तो WBC में जो टी सेल होते हैं, वो सोचते हैं कि क्या हमारे ही तो है समूह जो बन रहे हैं, तो उन पर आक्रमण नहीं करते। इसके बाद जब कोशिका बहुत ज़्यादा वृद्धि करने लगती है, तो वही आगे चल के क्या किसका निर्माण कर देता है? कैंसर का निर्माण कर देता है। वो तो बीमारी है, होने का कहीं भी हो जाता है। इसके बाद देखिए, अब ब्लड से एक क्वेश्चन है। यदि एक पिता, ठीक, समझिए अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है, तो अग्नाशय जो होता है, यही क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उसे आप कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, ठीक। इसमें दिया निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। इसमें एक होता है पीनियल काय। पीनियल काय किस ऑप्शन में? ए वाले ऑप्शन में खुद दे दिया है। किस हार्मोन की कमी से वयस्कों में मिक्सिडीमा रोग हो जाता है, ठीक। दिया है किस हार्मोन्स की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? मिक्सिडीमा रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से होता है जो मिक्सिडीमा रोग हो जाता है। और थायरॉक्सिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हृदय की गति को क्या करना? उत्प्रेरक करना। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जो ग्रंथ, कौन सा हार्मोन हृदय की गति को क्या कहता है? उत्प्रेरित करता है, तो कौन सा कहता है? थायरॉक्सिन। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, हार्मोन्स का क्या नाम है, ठीक। वह कौन सा हार्मोन है जो वृक्क से मूत्र का निस्तारण नियंत्रित करता है, ठीक। इसमें ADH द्वारा होता है, ठीक। किसके द्वारा? ADH के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? जो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? देखिए, आयोडीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? नमक में। और जो थायरॉक्सिन होता है, यही आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय धड़कन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? हमको लगता है वो क्वेश्चन आ भी गया, ठीक। इसमें दिया है कि आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय का धड़कन मतलब एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ाता है, और उसको नियंत्रित कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है। प्रकाश संवेदी हार्मोन कौन सा है, ठीक। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्रकाश का क्या करता है? संवेदन करता है। आज एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, यही करता है। वैसोप्रिन जो हार्मोन होता है, एक किसके द्वारा? प्लेसेंटा से स्रावित होता है, ठीक। प्लेसेंटा का दूसरा नाम होता है अपरा। और एक होता है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है दुग्ध उत्पादन के लिए सहायक होता है। शरीर में किस हार्मोन की असंतुलित मात्रा से मधुमेह हो जाता है? देखिए, इसमें दिया है कि मधुमेह रोग किसके कारण हो जाता है, तो ये जो होता है इंसुलिन के कारण हो जाता है मधुमेह रोग। और अग्नाशय से कौन सा स्रावित होता है? आपसे अभी पूछा था, वो इंसुलिन ही है। मादा में कौन सा हार्मोन दुग्ध को स्रावण करता है, ठीक। एक तो होता है आपका ऑक्सीटॉक्सिन, दूसरा कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन, ठीक। इसमें लेकिन अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाए तो प्रोलैक्टिन जो होता है वही लगा दीजिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? आपको एक बात पता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है अन्य ग्रंथियों का क्या करती है? नियंत्रण करती है।
लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि का निर्माण हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है कि शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करना। हाइपो मतलब होता है अंदर और थैलेमस मतलब कार्य को नियंत्रित करने वाला। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ठीक, ये आपका अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क मतलब पिछले वाला भाग। तंत्रिका कोशिका में जो एक्सान होता है, तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में नर्वस सेल क्या कहते हैं, नर्वस सेल। और आपको एक बात पता होगी, जब पूछा जाता है कि नर्वस सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका के एक्सान में उपस्थित वसा की परतों को क्या कहा जाता है? ठीक, इसके जो परतें होती है उसे माइसिलिन शीट के नाम से जाना जाता है। माइसिलिन शीट के नाम से जाना जाता है। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मेनिंजेज में शामिल नहीं है? इसमें देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेनिंजेज में शामिल नहीं है? 53 वाला क्वेश्चन है। इसका जो मीजोमेटर होता है वही है। इससे आप याद कर लीजिएगा मेनिंजेस और मीजोमेटर। स्तनधारी में मस्तिष्क, स्तनधारी मतलब आपको पता है, स्तनधारी को मैमल्स कहा जाता है। और स्तनधारी में जो ऐसे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं वही स्तनधारी कहलाते हैं। स्तनधारियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित अंग कौन सा है जिससे आदमी प्रजनन कर सकता है, मशीनों का आविष्कार कर सकता है और भाषा और कला को क्या करता है, भी प्रस्तुत कर सकता है। ठीक, इसका जो होता है ए वाला सही होता है। ए का नाम होता है प्रामस्तिष्क। और प्रामस्तिष्क का मुख्य कार्य होता है जिज्ञासा उत्पन्न करना। ठीक, जिज्ञासा से हम नई नई चीज़ों का सीखने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अब तो यहाँ तक आपका हो गया। अब 28वां क्वेश्चन देखिए कि आपका इसके बाद जो क्वेश्चन उसे समझिए। देखिए आप अपनी जानकारी के लिए जान लीजिए, अभी आपको जब मिलेगा पादप हार्मोन। ठीक, पादप हार्मोन में जो हार्मोन्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन चलिए वो टॉपिक के हिसाब से बताया जाएगा। जब टॉपिक आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दिया था। ठीक, इसका अब क्या करना है, मुझे सिर्फ इसका और आंसर बताना है। देखिए यह क्वेश्चन जो था आपका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। ठीक, इस क्वेश्चन का जो सही हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला होता है ओ। अब समझिए कैसे सही हो जाएगा। ओ जो होता है आपको पता है कि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ए बी में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता और ओ में एंटीजन कोई ना कोई जरूर पाया जाता है। ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता। ठीक, और ए बी को क्या कहा जाता है, ग्राही। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ओ जो होता है, जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो क्या करते हैं, किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप अपना ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि ए बी के पास कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, उससे उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ओ जो होता है यह सिर्फ और सिर्फ रक्त को दे सकता है, ले नहीं सकता है। मानव हृदय का पेस मेकर अवस्थित होता है। देखिए यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पेस मेकर क्या होता है, अवस्थित होता है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा दायां आलिंद। अब समझिए पेस मेकर क्या है, दायां आलिंद। एक पेस मेकर, ये चाहे जो पेस मेकर उसे नहीं पता है, लेकिन ये जो पेस मेकर है ये एक चिकित्सक क्या है, यंत्र है। और इस यंत्र के द्वारा हम हार्ट बीट को क्या कहते हैं, नियंत्रित करते हैं। अगर हार्ट बीट तेज हो तो उसे कम करते हैं और अगर कम हो उसे क्या करते हैं, तेज करते हैं। इसके बाद दायां आलिंद एवं दायां नीले के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है? देखिए अब आपको यहाँ पर समझाने की ज़रूरत आ गई है। थोड़ा सा आप हार्ट के बारे में समझ लीजिए। आपको पता है कि ऐसे हार्ट नहीं रहता, इसका नाम होता है सेप्टम। इधर होता है, इसे हम समझेंगे दायां, इसे समझेंगे बायां। ठीक, कहा है कि हमारी स्क्रीन में उतनी जगह नहीं है कि हम लिख सकते हैं, इसे थोड़ा हम और छोटा कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर होता है त्रिबलनी कपाट हम बना दे रहे हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर 2 बलनी कपाट। ठीक, इसे हम कहते हैं आलिंद और इसे भी कहते हैं आलिंद। एक यहाँ दायां आलिंद होता है, बायां आलिंद। और यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट हो गया, इसे कहते हैं नीलय और इसे भी कहा जाता है नीलय। अब समझिए यहाँ पर जो होते हैं रक्त, यहाँ से क्या होता है, अंदर आता है। अग्र महाशिरा होता है और निम्न महाशिरा। अग्र महाशिरा और निम्न महाशिरा, इन दोनों का कार्य क्या होता है, शरीर के अशुद्ध रक्त को कहाँ भेजना, दायां आलिंद में।
लेकिन आप थोड़ा सा समझिए, ये अग्र महाशिरा जो होता है अपर बॉडी का खून लेता है और निम्न महाशिरा जो होता है वो निचली बॉडी का खून लेता है। ठीक, इन जो एक खून जो होते हैं, ब्लड होते हैं, ये कहाँ पहले आते हैं, हमारे ए वाले में, मतलब आलिंद में आते हैं, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में आने के बाद त्रिबलनी कपाट के द्वारा, किस कपाट के द्वारा, त्रिबलनी कपाट के द्वारा एक कहाँ चले जाते हैं, नीले में। किस नीले में, दाएं नीले में। दाएं नीले में यहाँ पर एक सिरा होता है, उस सिरा का नाम होता है सिरा नहीं, सॉरी, फुफ्फुसी धमनी होती है। फुफ्फुसी धमनी को इंग्लिश में कहा जाता है पल्मोनरी धमनी। यहाँ से जो धमनी निकल जाती है, इस धमनी में क्या होता है समझिए, इस धमनी से जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ जाता है, फेफड़ा में। और फेफड़ा में O2 आया रहता है और O2 क्या होता है, CO2 में मिल जाता है। O2 क्या होता है, मिल जाता है उस ब्लड में। उसके बाद वो ब्लड शुद्ध हो जाता है। लेकिन आप पहले समझिए ये कहाँ जाएगा, उसमें। अब आप पता है कि आपको पता है या नहीं पता, नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। जो धमनी होती है, सभी धमनी में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रक्त बहाते हैं, लेकिन फुफ्फुसी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहाते हैं। ठीक, और इसी का जैसे उल्टा सिरा होता है, जितने भी सिरे होते हैं सब में अशुद्ध रक्त बहाते हैं, लेकिन फुफ्फुसी एक ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहाते हैं। अभी आपको आगे बता रहे हैं कैसे, क्यों और कब। देखिए इतना आपको समझ में आया। इसके बाद खून कहाँ आएगा, फेफड़ा में। मान लीजिए आपका क्या है, फेफड़ा। फेफड़ा में खून आने के बाद अब यहाँ पर होता है फुफ्फुसी सिरा। फुफ्फुसी सिरा में अब तो खून हो गया शुद्ध। और आप शुद्ध का मतलब मत समझिए इसमें कंकड़ पाथर भर दिया गया। शुद्ध का मतलब वे रक्त जिनमें O2 पाया जाता है वो शुद्ध रक्त कहलाते हैं, और वे रक्त जिनमें CO2 पाया जाता है वो अशुद्ध रक्त कहलाते हैं। तो ये फुफ्फुसी सिरा के द्वारा आप किस में आ गया, आलिंद में। आपसे पूछा जाएगा ए से आलिंद, ए से आलिंद। ए मतलब होता है आना और नी मतलब होता है निकलना। आ से आलिंद, आ से आना, नी से नीला, नी से निकलना। आलिंद में हमेशा ब्लड आता है और नीले में हमेशा ब्लड निकलता है। ठीक, अब ब्लड हो गया शुद्ध, फेफड़े से हो गया शुद्ध, और कहाँ पर पहुँचा, आलिंद में। अब आलिंद के बाद द्विबलनी कपाट के द्वारा ये कहाँ पर पहुँचेगा, ये पहुँच गया नीले में। ठीक, अब नीले में पहुँचने के बाद यहाँ पर होती है महाधमनी। महाधमनी इसे इसलिए कहा जाता है, महाधमनी जो होती है काफ़ी मोटी धमनी होती है, काहे कि सभी ब्लड का प्रेशर यहीं से जाता है, सभी ब्लड यहीं से जाते हैं, और महाधमनी इसे क्या करती है, पूरे शरीर में भेज देती है। हमको पता है कि हम इतने अच्छे से इसमें नहीं समझा पा रहे हैं, काहे कि हम इसमें हृदय पढ़ा नहीं रहे हैं। जब हृदय पढ़ाएंगे अपने तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम बढ़िया से बढ़िया समझा सकें। ठीक, हृदय में चला जाता है खून, इसके बाद पूरे शरीर में जब ब्लड चला जाता है, यही क्रिया बराबर चलती रहती है। इसके बाद आप समझिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट, आपको बता दिया था हृदय का अंतर क्यों क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी, और इसका बॉटैनिकल नाम क्या होता है, कार्डियो। ठीक, इसका बॉटैनिकल नाम क्या होता है, कार्डियो। अब थोड़ा सा समझिए, जो पेस मेकर होता है हार्ट बीट को क्या करता है, कम करता है, तेज करता है, कम करता है, तेज करता है। इसके बाद पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो हार्ट करता है। ठीक, नहीं, रक्त का शुद्धिकरण जो फेफड़ा करता है, और रक्त का छानने का कार्य कौन करता है, तो वृक्क करता है। ठीक, फेफड़े में आपको पढ़ा दिया जाएगा। अब तो आपको समझे ही गए होंगे कि दायां आलिंद एवं दायां नीले के बीच कौन सा कपाट होता है, तो त्रिबलनी कपाट होता है। बिना सोचे समझे आप ऑप्शन लगा देंगे, चले आइएगा। अगला क्वेश्चन है गर्भ रुधिराणुरोगता, जिसे कहा जाए गर्भ रुधिराणुरोगता, इसे क्या कहा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक, ये एक बीमारी है जिसमें देखिए यह बीमारी जो होती है इसमें क्या होता है, इस वाले बीमारी में आपका जो भ्रूण में घातक आरक्ता तथा पीलिया होता है। ठीक, मानव रक्तदान देखिए, रक्तदान को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, रक्तदान को इंग्लिश में डोनेट, ब्लड डोनेट कहा जाता है। तो समझिए इसमें क्या होता है, जब हम ब्लड को देते हैं, और ब्लड देना शरीर के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, मतलब दाता मतलब वो खून क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बेचारा देता है। और हम आपको अभी आगे बताए थे यह कौन है, तो ओ है। ठीक,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसके भित्तियों पर डाले गए दबाव, धमनियों पर। देखिए इससे रक्तदाब कहते हैं। इसमें दिया है रक्त द्वारा, ठीक, धमनियों के भित्तियों पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। हमारे शरीर में जब महाधमनी होती है, इससे रक्त कितने की स्पीड में आता है, 120 की स्पीड में आता है और 80 की स्पीड में जाता है। और सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है 120/80 होता भी है। हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती है। हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती है, तो धमनी कहलाती है, काहे कि वो महाधमनी थी। रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक, हाउ मैनी पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, इसे बताइएगा कि इसका पीएच मान कितना होता है। देखिए इसका पीएच मान 7.4 होता है, या थोड़ा बहुत क्षारीय प्रकृति का होता है। और आपको पता भी होगा कि अगर जिस भी चीज़ का, चाहे वो तत्व हो, पदार्थ हो, उसका पीएच मान 7 से थोड़ा सा भी अधिक हुआ वो क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम होने पर वह अम्लीय रहता है, और 7 होने पर क्या होता है, वह उदासीन होता है। जैसे आपको पता है जो वर्षा का जल होता है उसका जो होता है पीएच मान वह क्या होता है, 7 होता है, और 7 वाले पीएच मान वो हमेशा उदासीन रहता है। जितने भी लवण होते हैं सबका पीएच मान से 7 होता है। ये जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से, अगली वीडियो में पार्ट 2 में हो सकता है हम केमिस्ट्री का ही वीडियो ही बना दे। तो 7.4 हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतः स्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक। मानव शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो कौन सी है, तो इसमें जो पीयूष ग्रंथि होती है यही सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध जो निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है, ठीक, ऑक्सीटोसिन का क्या करती है, स्रावण करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए, इसे हम एक बात सोच रहे हैं, आप बताएंगे या हम ही बता दें। पीयूष ग्रंथि ही इसका भी करती है, जो भी काफ़ी सरल था इसीलिए हमें आपको नहीं थी ना, तो आप तुरंत बता देते अभी कमेंट में, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि हम आपका कमेंट देखते नहीं, आपका कमेंट भी देखते हैं, ठीक। पीनियल काय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, पीनियल काय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, मिलेटोनिन। अगला क्वेश्चन, परिरक्षा ग्रंथि किसे कहते हैं। अब देखिए थोड़ा स्पीड तेज की जाएगी, काहे कि ये वीडियो आपकी अभी सिर्फ और सिर्फ 39वां क्वेश्चन है और एक काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। थाइमस ग्रंथि जो होती है यही प्रतिरक्षा ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आधार उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होता है। जो उपापचयी दर होता है, मेटाबॉलिक जो सिस्टम होता है, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा। आयोडीन, कौन सी ग्रंथि आयोडीन युक्त होती है, आयोडीन युक्त, तो थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन कहाँ पर था, ये आपको करा दिया था स्तंभधारी वाला, 54 के बाद 55 आ गया, 55 देख लीजिए। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है, ठीक। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग हृदय के धड़कनों का क्या करता है, नियंत्रित करता है, तो डी वाला सही जगह पोन्स होता है, यही करता है। अब समझिए थोड़ा सा हम लगता है फोटो साफ नहीं आया है, पीडीएफ साफ नहीं बना पाए, समझिए। मनुष्य का जो हृदय चक्र ही होता है, एक बार उस क्या करता है, फैलता है और दूसरी बार सिकुड़ता है। इस दोनों क्रिया को हृदय का धड़कना कहते हैं, और यह हृदय का धड़कना तब चालू होता है जब वो एम्ब्राय के रूप में होता है। आपको पता होगा, हम भी बहुत टापी से भी जाए, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलते हैं जायगोट बनता है, जायगोट के बाद फीटस और फीटस के बाद एम्ब्रॉय। तो समझिए जब सबसे पहले उसका क्या होता है, दिल धड़कता है, तो वह लब डब की आवाज़ करता है। दिल कैसा आवाज़ करता है, लब डब के। और भोजपुरी वाला गाना बना दिया, दिल करे चूचा, तो बापू दिल चूचा नहीं करता है, क्या कहता है, लब डब, लब डब। जब हृदय क्या करता है, सिकुड़ता है, तो लब की आवाज़ पुनः उसी अवस्था में डब, लब डब, ये इसी आवाज़ में आगे चलता रहता है, ठीक। एक हृदय अपना चक्र मतलब एक बार फैलेगा, दूसरी बार एक बार सिकुड़ेगा और दूसरी बार फिर उसी अवस्था में आ जाएगा। उसमें इसे 0.8 सेकेंड लगते हैं, 0.8 सेकेंड में यह आ जाता है। सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार उसका दिल धड़कता है, 72 बार।
ताप नियंत्रण नियमन व रक्त शर्करा नियमन किसके कार्य होता है? ठीक, ताप नियंत्रण कौन करता है? देखिए इसका जो हाइपोथैलेमस होता है यही करता है। ये आंतरिक ताप का नियंत्रण करता है बापू, ये आपका आंतरिक ताप दिया, और बाहरी ताप का नियंत्रण जो थैलेमस होता है वो करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म होते हैं? मेरु तंत्रिका युग्म पूछा है। तो देखिए मानव में मेरु तंत्रिका जो युग्म होते हैं वो 31 जोड़ी होते हैं, और ब्रेन में जो होता है 12 जोड़ी। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक, इसी को कहा जाता है। इसमें 31 जोड़ी और जो ब्रेन होता है वो 12 जोड़ी। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? ठीक, मतलब इस क्वेश्चन का साफ साफ कहने का मतलब है कि श्वसन का नियंत्रण दर कौन करता है? तो इसका नियंत्रण कौन करता है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेड्यूला ओब्लांगेटा। मेड्यूला ओब्लांगेटा जो होता है थोड़ा सा हाइपोथैलेमस के नीचे उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? ठीक, इसमें दिया है कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं, तो अनुमस्तिष्क जो है इसका भाग नहीं है। मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने व सुनने में सहायक होता है? अब देखिए बाबू आप कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, ये हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? कार्पोरा कॉन्टिजिनिमस। कार्पोरा याद कर लीजिएगा बस। आप कहेंगे किसी लड़की को जब देखते हैं, ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है? आँख तो देखने का कार्य करती है, ठीक, और कार्पोरा इसमें मेन कार्य कार्पोरा तुरंत कहाँ भेज देता है? मस्तिष्क के पास। और सेरिबरम क्या करता है? जिज्ञासा कर देता है। और जब आप सब लात खाते हैं तो उसमें क्या होता है? दिल की गलती दे देते हैं, ठीक, जो कि सब है आपका सिर्फ और सिर्फ माइंड और किसकी गलती होती है? आइज की गलती होती है, लेकिन आप दिल को गलती कर दे बैठते हैं। तो ये बाबू गलती है आप सबकी, ये गलती आप सब सुधार लीजिए। श्वसन प्रक्रिया कौन से प्रक्रम के द्वारा होती है? ठीक, श्वसन प्रक्रिया कौन से प्रक्रम के द्वारा होती है? इसमें प्रक्रम में जैव प्रक्रम, मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा? तो विसरण के द्वारा होती है। श्वसन प्रक्रिया आप जानते हैं श्वास लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। और आपको पता है कि जब ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, हम श्वास लेने में एक बार क्या करते हैं? छोड़ते हैं, एक बार लेते हैं। लेने पर ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और आपको पता है कि हम जो ऑक्सीजन 21% लेते हैं, ठीक, लेकिन इस समय हम सही ऑक्सीजन की बात करें तो कितना? 20.9 पॉइंट ऑक्सीजन इतना आपका इस समय वायुमंडल में उपस्थित है। निम्नलिखित में से किस कारण श्वास नली से वायु के निकल जाने पर भी वह पिचकती नहीं है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब श्वास नली में हवा रहती है तब तो क्या करती है? फूली मतलब फैली रहती है, लेकिन जब वह हवा निकल जाता है तो पिचकती काहे नहीं है? तो ये देखिए क्वेश्चन है कि बहुत बच्चों का डाउट भी रहता है, ये उसमें उपस्थित वलय होते हैं, ठीक। अब अगली बार जब हम वीडियो बनाएंगे केमिस्ट्री पर, इस समय तो बायोलॉजी में मान लीजिए जो हो रहा है तो होने दीजिए। इस जो देखिए उसका जो ऐसे रहा था श्वास नली में कुछ इसी प्रकार रहते हैं, ठीक। अरे आप अपना जो श्वास नली है जिसे हम क्या कहते हैं? गर्दन कहते हैं, वहाँ पर देख लीजिएगा। आप उसे धक्के दाब देंगे, आप सही से बोल नहीं पाएंगे, ठीक। उसी के कारण जो होती है हमारी श्वास नली पिचकती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक। चलिए अब देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे भी जाते हैं, ठीक। इसमें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए जो कीट होते हैं एक किससे श्वास लेते हैं? तो कीट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कीट श्वास नली के द्वारा श्वास लेते हैं, ठीक। पहला का कौन सही हो गया? चौथा सही हो गया। अब देखिए इसे हम सही करने का ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा नहीं है तो पहले का चौथा सही हो गया। अब देखिए इसमें देखिए पहले का चौथा है किसमें? ठीक, देखिए पहले का चौथा है किसमें? ये आपका जो पहले का चौथा किसमें है? बी वाले ऑप्शन में देख लीजिए। तो बी वाले में आपको पता चल गया कि पहले का चौथा बी वाले में मिल रहा है। अब आप बी को टारगेट बना लीजिए। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर अब ऊपर करेंगे तो गलती हो जाएगा। मछली दिया है तो मछली श्वसन किसके द्वारा करती है? गलफड़े के द्वारा, ठीक। अब देखिए बी का भी तीसरा हो गया, अब बी का तीसरा मिल रहा है और बी का किसी तीसरा नहीं मिला। तुरंत बिना सोचे साझे आप आगे बढ़िएगा ही मत, तुरंत किसी बी पे लगा दीजिएगा, ठीक।
बी पे हम तुरंत क्या करते हैं, लगा देते हैं। अगला हीमोग्लोबिन एक क्या शोषण वर्धक है। ठीक, हीमोग्लोबिन एक शोषण वर्धक है। यह क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो था इसे एचबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेना और सभी कोशिकाओं तक छोड़ देना। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसे सबसे ज़्यादा पसंद कौन है, ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन पसंद है। इसीलिए अगर आप कहीं पर कोई गाड़ी उड़ी अगर बिगड़ी वहीं पर जाकर आप खड़े हो जाते हैं, मतलब फ्रिज उरीज अगर ख़राब है वहाँ पर जाकर आप खड़े हो जाते हैं, उसके बाद जैसे आपके नाक तक गया तुरंत हीमोग्लोबिन क्या करता है, पकड़ लेता है और सबके पास जाकर बांट के चला आता है। इसीलिए थोड़ा क्या करता है, उटपटांग टाइप का भी होता है। तो शोषण वर्धक होता है। इसी के कारण क्या होती है, हमारी जो आरबीसी होती है वो क्या होती है, लाल होती है। और सबसे ज़्यादा आरबीसी हमारे ब्लड में पाई जाती है, इसलिए पूरा ब्लड ही लाल होता है। पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग क्या कहता है। ठीक, पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंग को सिरिंग्स कहते हैं और पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पक्षियों में मात्र एक अंडाशय होता है, एक ओवरी होता है। ठीक, इसके बाद समझिए ये क्या है कि कौन सी रचना फुफ्फुस के विभाजन का अंतिम भाग है तथा गैसीय विनिमय का स्थान है। ठीक, दिया कौन सी रचना फुफ्फुस के विभाजन का अंतिम भाग है तथा गैसीय विनिमय का क्या है, स्थान है। ये देखिए 66 वाला जो है इसका सही हो जाएगा वायुकूपिका। वायुकूपिका, ये सब आपके श्वसन से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ठीक, श्वसन आप पढ़े नहीं हैं। अगला, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। अभी आपको बताया हूँ कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ठीक, किसके द्वारा होता है, देखिए पहली बात तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। दूसरी बात तो कुछ ना कुछ भाग प्लाज्मा भी निभा देता है, इसीलिए आप ए व बी दोनों कहेंगे। ठीक, किसे कहेंगे, ए व बी दोनों हैं जो आपके श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। ठीक, इसमें दिया अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, सुत रहा है, खूब बढ़िया से एकदम नींद ले रहा है, उसकी जो श्वसन क्रिया होगी वो कितनी होगी, तो देखिए इसका जो 12 से 16 प्रति मिनट। ठीक, 1 मिनट में कितनी बार करेगा, 12 से 16 बार। वायु श्वसन मार्ग है, देखिए वायु श्वसन मार्ग है, इसमें आपको बताना है, जो इसमें आप फेफड़ा भैया जो बढ़िया से पढ़े होंगे वही जानते हैं। अब देखिए जो नहीं पढ़ना है उसके लिए हम तो खुद हैं ना, आपको बता रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी विषय का अध्ययन आपको विस्तार से कराएंगे। पहले हमारी क्या आती है, नाक। ठीक, पहले हमारा आता है नाक। तो जो नाक है आप ध्यान से समझिए, नाक को इंग्लिश में कहा जाता है, मतलब बायोलॉजिकल भाषा में नासा छिद्र नाक आता है। नाक के बाद हम ऐसे सांस लेते हैं, उसके बाद हो जाती है ग्रसनी में। ठीक, इसमें देखिए सबसे बढ़िया नाक दिया, नासाछेद दिया, तो नासाछेद वाला सी वाला सही हो गया, बात खत्म। इसके बाद है भोजन निकलते समय मार्ग को कौन बंद कर देता है। देखिए भोजन निकल एपिग्लाटिस क्या करता है, यह श्वास नली और आहार नाल दोनों एक ही जगह रहते। कहाँ रहते, ग्रसनी से जो आपकी होती है भोजन भी जाती है और ग्रसनी से आपका श्वास भी लिया जाता है। लेकिन आप समझिए क्या आप कभी कहें कि हम खाना खा रहे हैं तुम इसे बंद कर लो। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, ये जो होता है बहुत चालाक होता है एपिग्लाटिस। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, एक कार्य करते हैं। मतलब ये एपिग्लाटिस जो मार के बैठा रहता है, उसके बाद इसे ब्रेन कह देता है कि देख भाई हम श्वास ले रहे हैं, तू आहार नाल वाली क्या कर ले, बंद कर दे मार्ग। तो ये जाके आहार नाल वाले पे खड़ा हो जाएगा। इसके बाद कहाँ चला जाएगा, जो श्वास होगा वो फेफड़ा में चला जाएगा। और जब वो खाना खाते हैं तो कहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, श्वास नली पे, वहाँ से फिर बंद हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा एक बात समझिए, जब आप याद करते हैं किसी दूसरे को, ठीक, याद करेंगे किसी दूसरे को और उसके बाद ये पूछेगा एपिग्लाटिस से ब्रेन बता किधर जाएं, उधर जाना है, को क्या कर रहा है, सांस ले रहा है कि भोजन कर रहा है, और आप खाना खा रहे हैं, याद किसी दूसरे को कर रहे हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, एक कहता हूँ
एकाध बार गलती से अगर चला गया, मान लीजिए संजोग, बस आपका संजोग ठीक है, ये जाके कहाँ पर खड़ा हो गया, श्वास नली पर, ठीक, तो कहाँ पर चला जाएगा, जो भोजन रहेगा वो आहार नाल के माध्यम से चला जाएगा और इसे भाई पता नहीं रहता। इसके बाद अगर बाई चांस जाके कहाँ पर खड़ा हो गया, आहार नाल वाली रास्ते पर, तो आहार नाल वाला जो रास्ता रहेगा वहाँ पर अगर ये जाकर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वो जो होगी भोजन होता वो कहाँ पर चला जाएगा, भोजन चला जाएगा आपके श्वास नाल में। अब श्वास नाल में जाते ही सब लोग कहेंगे यहाँ पर तो वायु आना रहा था, तू कहाँ पर आ गया। जब अब कहता है अरे यार मैं कहाँ पर, वो तो एपिग्लेटिस आके खड़ा हो गया था। तो एक कहाँ कहेगा, फेफड़ा कहेगा डायाफ्राम से, डायाफ्राम धक्का मार, और डायाफ्राम धक्का मारेगा, आप छींकेंगे खूब तेज, भोजन कहाँ पर चला जाएगा, फिर भोजन आपका चला जाएगा आहार नाल में, और आहार नाल से फिर चला जाएगा आपके भोजन में, आपके पेट में, अमाशय में। तो आप थोड़ा समझिए। और आप क्या कहेंगे, हिचकी तब जाके आपको आती है, लेकिन आप कहेंगे हमको कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी आ रही है, और याद करते हैं आप किसी को तब आपको हिचकी आती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन भी पाया जाता है। टाइलिन का जो मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को लसलसा करना। और एक होता है लाइसो एंजाइम, जो लाइसो एंजाइम होता है या उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है। मानव में पोषक पदार्थों का अवशोषण का प्रमुख स्थल कौन है। ठीक, मानव में जो अवशोषण पदार्थ होते हैं इसका जो प्रमुख स्थल होता है छोटी आंत। ठीक, ये देखिए अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चलेंगे ना, हमको बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, कारण कि आप पढ़ना तो ज़्यादा नहीं है। जो छोटी आंत होती है या बड़ी आंत से बड़ी होती है, ठीक, और बड़ी आंत जो होती है छोटी आंत से क्या होती है, चौड़ी होती है। निम्न छोटी है पर चौड़ी है, इसका जो ट्रिक होता है छोटी है पर चौड़ी है, और छोटी है पर चौड़ी है। और इसका होता है बड़ी है पर छोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है। तो देखिए जो प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम होता है वो होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का, और प्रोटीन का पाचन करके उससे पेप्टाइडो ग्लाइकेन में चेंज कर देता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है कैल्शियम होता है। पूर्ण पाचक रस क्या है, पूर्ण पाचक रस देखिए किसे कहते हैं, ये भी पूछा गया सी, जिसे कहा जाता है अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है, इसमें से कौन सा है जो वसा का पाचन करता है। ठीक, जो लाइपेज होता है किसका पाचन करता है, वसा का। मानव का दंत सूत्र क्या होता है। ठीक, देखिए बच्चों का दूसरा दंत सूत्र होता है और मानव का क्या होता है, दूसरा दंत सूत्र होता है। इसका I2 जो होता है 21-32 सही हो जाता है, 21-23 सही होता है। ठीक, ऐसे करते 21-23 21-23 गुणे 2 यही होता है। आपको पता है दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, दंत के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ठीक, आपको पता है दांत 4 प्रकार के होते हैं हमारे में, क्या होता है, कृंतक होता है, रत्नक होता है, चवर्णक होता है, अग्रचवर्णक होता है। ठीक, और इसी से हम क्या याद करते हैं, पहला होता है कायनाइन होता है, दूसरा इंसिजर होता है, ठीक, तीसरा मोलर होता है और चौथा प्री मोलर होता है। ऐसे हम याद करते हैं। पित्त का दूसरा नाम होता है बाइल का प्रमुख कार्य क्या होता है, बाइल का जो होता है प्रमुख कार्य क्या है, इसे भी आप जान लीजिए। इसका प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण। अब पायसीकरण आप नहीं समझ रहे होंगे, उसके लिए हम किस दिन कमाएंगे। पायसीकरण क्या होता है, वसा पहले क्या होता है, मोटा होता है, ये पित्त जो होता है इसे छोटे छोटे भागों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, यही कहा जाता है पायसीकरण। ठीक, 78वां भी हो गया। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मानव में पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया बाबू चालू कहाँ से होती है। ठीक, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। जो मुख गुहिका के बाद जो पाचन क्रिया होती है उसमें कुछ न कुछ क्या होते हैं, प्रयोग किए जाने लगते हैं। ठीक, आप समझिए जो आहार नाल होता है, आहार नाल काफ़ी बड़ा होता है। ठीक,
आहार नाल क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और आहार नाल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है इसे बाद में हम बता देंगे, लेकिन आप पहले थोड़ा सा समझिए। इसमें जो आहार नाल होता है इसमें पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख गुहिका से। और पूछा जाता है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो आमाशय होता है। आमाशय को इंग्लिश में स्टमक कहा जाता है। इसकी आकृति जे के आकार की होती है। देखिए एक कुछ ऐसे प्रकार आता है, ऐसे आता है, इसके बाद ये ऐसे हो जाता है, ठीक, ऐसे करके चला जाता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, इसी में आपके HCl पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्सर्जी अंग कौन सा नहीं है। देखिए इसमें उत्सर्जी अंग हृदय नहीं है। अगला मानव में कितने जोड़े वृक्क पाए जाते हैं। आपको पता है मानव में कितने जोड़े वृक्क पाए जाते हैं, एक जोड़ी। काहे कि आपको पता है वृक्क कैसे होते हैं, ऐसे रहता है, एक इधर रहता है एक इधर रहता है। और वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना। मानव वृक्क की मौलिक कार्यात्मक इकाई क्या है, ठीक, मानव वृक्क की मौलिक कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ये सब आप 10th में पढ़े होंगे। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के वृक्क में आरंभिक निस्यंदन एक दिन में कितने लीटर का जो फिल्ट्रेशन होता है, यही पूछा है कि जल का कितना 1 लीटर एक दिन में कितने लीटर का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक। ये आपका जो सही हो जाएगा, ठीक, यह 180 लीटर का होता है। 180 लीटर क्या करता है। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति व उत्सर्जन की स्थिति कहलाती है, ठीक। मूत्र में ये जो होती है ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। थोड़ा तेज चलिए। उत्सर्जन प्रणाली में मूत्राशय का, इसमें दिया उत्सर्जन प्रणाली में मूत्राशय का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक। उत्सर्जन प्रणाली में मूत्राशय का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक, इसमें समझिए। जो यह होता है इसमें मूत्र अस्थायी रूप से क्या होता है, जमा होता है, इसीलिए इसे मूत्र का भंडारण कहा जाता है, ठीक, मूत्र का भंडारण। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक। मनुष्य के शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। हमको जहाँ तक लगता है ये आपको एक वीडियो में, पहले शोषण, दूसरे में उत्सर्जन, तीसरे में पाचन, सब पढ़ा दूंगा। इसके बाद है कि नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो कि किसे प्रभावित करती है, किडनी को, ठीक। ने से आ गया नेफ्रॉन ना, ने से नेफ्राइटिस हो जाता है। यूरिक अम्ल की क्रिस्टलों को संचित होने के कारण जोड़ों की सूजन के स्थिति को क्या कहा जाता है, ठीक। जोड़ों की स्थिति की सूजन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गाउट, ठीक। क्या कहा जाता है, गाउट। इसी को कहा जाता है, आप समझिए, थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं। उत्सर्जन आप समझ रहे हैं। उत्सर्जन में आपको पता है कि हमारे शरीर में भोजन के पाचन के पश्चात जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो आप समझिए पाचन के आधार पर मनुष्य कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य नहीं जीव, जैसे कुछ होते हैं मनुष्य जो होता है यूरिकोटोलिक होता है। यूरोकोटोलिक वे प्राणी जो किसी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। कुछ अमोनियोटोलिक होते हैं, कुछ गुआनियोटोलिक होते हैं, ठीक। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं, ठीक। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है, देखिए ये जो होती है पेशियों की संख्या, इसमें लगभग आपकी मिला करके कितनी होती है, 438 मसल्स होती हैं, ठीक। ये सब बाबू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशियां क्या कहलाती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर जो 90 है इसमें दिया मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां, तो ये तो आपको पता चल गया मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है, स्टेप्स होता है। क्या होता है, स्टेप्स। इसमें आपको कौन सा हो जाएगा, स्टेपिज। अभी तक देखिए इसमें हम कई गलतियां कर दी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपडियस कहलाती है। और मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है, 639। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, ठीक। हिंज संधि का उदाहरण क्या है, देखिए जो है पढ़ाते पढ़ाते कब से पढ़ा रहे हैं, तो इसमें चलिए, लेकिन छोड़िए आप पढ़िए। इसमें हिंज संधि का उदाहरण कौन सा है, ठीक। हिंज संधि का उदाहरण कौन सा है, जो इसका उदाहरण है वो है ए, पहला, ठीक है, ठीक। घुटने की संधि है,
देखिए इसमें हिंद संधि का आप समझिए कैसे क्या करें। मान लीजिए कोई पानी उसमें खूंटा गाड़ दीजिए, उसे खूब बढ़िया से हिलाइए। अस्थ में कौन सा लवण सबसे ज़्यादा क्या होता है, अधिक पाया जाता है। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, जिसे Ca या CaPO4 के नाम से जाना जाता है। ठीक, आप समझिए। और सबसे कम क्या पाया जाता है, सबसे कम नहीं, दूसरा CaCO3 पाया जाता है। CaCO3 हमको जहाँ तक लगता है उपास्थि में पाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि मध्य कर्ण में होती है। ठीक, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है। तो कलाई की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, आप बताइए। आप बताइए कलाई की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। का से कलाई, का से कार्पल। कार्पल जिस ऑप्शन में आप भन से लगा दीजिए। और टी से क्या होता है, टो से होता है पैर की अंगूठा, और टा से होता है टार्सल। तो टार्सल से आप लगा देंगे किसकी, पैर की कलाई को। इसके बाद मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी कौन सी है। ठीक, मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी कौन सी होती है। तो ये आपकी होती है आइरिस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। बाल तथा सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है, बी वाला सही है। इसमें देखिए ये बाबू एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से पढ़िएगा, सब समझोगे। स्कैपुला केविकल अस्थि पाई जाती है। दो स्कैपुला केविकल अस्थि होती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, हमारे कंधे में पाई जाती है। जब बोन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब बता देंगे, और हो सकता है आपके चैप्टर अब जल्द ही पढ़ा दिए जाए। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ठीक, मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। समझिए 12 जोड़ी में ऐसे देखिए 12, जैसे मान लीजिए अभी हम बना दे रहे 1 2 3 4 5 5, इसे मिटका दिया जाए, 5 6, इसके बाद 7 8 9 10 11 1 12, ये ठीक हो गया 12। और 12 इधर पाया जाता है और 12 किधर पाया जाता है, उधर पाया जाता है। इसके कारण के बगल में भी 12 पाया जाएगा, तो इसे हम दूसरे ढंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 12 हो गए 12 ठू। ठीक, इसे समझिए बीच में कि एक ठू हड्डी पाई जाती जिसका नाम होता है स्टर्नम। ठीक, हम थोड़ा सा गलती कर दिए जी, इसे बराबर में किया जाए। ठीक, तो देखिए ये तो हो गया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जोड़िएगा मत, देखिए 2 तो सिर्फ इधर बजा दीजिएगा। इसमें जो 2 हड्डियां होती है उनमें क्या होती है, 2 हड्डियों में मांसपेशियां, जो 2 हड्डियां होती है वो इस स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं। ठीक, स्टर्नम जो होता है ये क्या करता है, इनको खूब बढ़िया से जकड़े रहता है। भगवान से बिल्डिंग कर दिए हैं कि ना तो आदमी सोता, उसकी क्या होती है पसलियाँ आपस में दब जाती। पुरुषों में बंधकरण प्रक्रिया के क्या कहा जाता है, 99 का जो सही जाएगा, पुरुषों में बाइसेक्टोमी कहा जाता है। देखिए हमारे पुरुष में, इसे देखिए याद करने का सबसे बढ़िया तरीका आप जान लीजिए। महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में होता है फैलोपियन ट्यूब। ठीक, उनमें ट्यूब होता है और इसी से ट्यूबेक्टोमी याद कर लेंगे। और पुरुष में क्या होता है, बाइसेक्टोमी होता है। इसमें क्या होता है, इसे कहा जाता है नलबंदी, हिंदी में इसे नलबंदी कहा जाता है, और इसे नसबंदी। जब परिवार नियोजन आपको पढ़ाएं कि ये अस्थाई विधि है, परिवार नियोजन की कौन सी विधि है, अस्थाई विधि है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऐसा कार्य कर दिया जाता है जिसमें आप जो रिप्रोडक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन उससे आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते। इसकी सबसे ज़्यादा कमी एक ही है कि यह जो होती है पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ठीक, इसमें और तो हमको लगता है कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। इसमें स्त्रियों में रक्तस्राव चक्र की विराम अवस्था को कहते हैं। विराम अवस्था मतलब समाप्त होने की अवस्था को, इसे रजनोवृत्त कहा जाता है। रक्तस्राव को क्या कहा जाता है, पीरियड, या इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल सर्किल। ठीक, अब आपको पता होगा लड़कों लोग तो ये पीरियड को बहुत अच्छे समझ लेना चाहिए। कहा कि हाल ही में एक खबर आया था जिसमें एक लड़की थी, उसको पीरियड आया था। वह क्या किया था, वो उसके भाई को पता चल गया और उसका भाई उसे पता नहीं क्या सोचा समझा मार दिया और लड़की क्या हुई, मर गई। ठीक,
देखिए पीरियड्स ये क्या होते हैं, ये हर लड़की जो 13 साल से प्लस हो जाते हैं या 12वें या 13वें साल से आने चालू हो जाते हैं, जो पीरियड्स होते हैं इनमें आपको पता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें मेल गैमेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पता है कि क्या होते हैं, दो ऐसे कुछ रहता है। हमारा कला बहुत कमज़ोर है जी, ये मान लीजिए ऐसे कुछ रहता है, ऐसे भी नहीं रहता, इतना बेकार बना रहे हैं कि आपको समझा भी ना पाए। एक इधर रहता है, एक क्या है इधर रहता है, इसके बाद एक ऐसे करके आ जाएगा। ठीक, इसे में समझिए, हम थोड़ा सिर्फ समझाने के लिए बना दिए हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक महीना ए वाला अंडा से कार्य करता है, एक महीना ए वाला अंडा से कार्य करता है। मतलब 28 दिन का दिन होता है, 28 दिन पर ए कार्य करता है, 28 दिन पर ए पर। जो 7वां दिन होता है, पीरियड्स आने के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद को सेफ अवस्था माना जाता है। इसमें आप ज़्यादातर 95% उम्मीद आती है कि आप प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक, आप गर्भधारण नहीं कर सकते हैं, और अगर गर्भधारण करने की सही अवस्था तो आप 14वें दिन कीजिए। ठीक, आपको जो पीरियड्स आए उससे आप सेक्स जो है 14वें दिन कीजिए, तो हो सकता है ज़्यादातर 95% उम्मीद रहता है कि तब आप जाइगोट फॉर्मेशन के लिए उस समय क्या होते हैं, जो ओवम होते हैं वो सक्रिय होते हैं। इसके लिए हम बताएंगे आगे चल के, जब पढ़ाया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ पर बता दिया जाएगा। अंडाशय से उत्पन्न अंडाणु को एकत्र कौन करता है। ठीक, अंडाशय से उत्पन्न जो अंडाणु होते हैं या एकत्र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब, और इसका निर्माण कहाँ होता है, जो अंडाशय से, इसमें ये दिया है अंडाशय से उत्पन्न अंडाणु। ठीक, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, ये होता है आपके ओवरी में, लेकिन जाइगोट फॉर्मेशन क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में। अब थोड़ा सा हम इसे में समझ लें, इसमें क्या होता है, सबसे पहले अंडाशय बनकर तैयार हो जाते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। उसके बाद जब कोई स्पर्म नहीं, जिसे हम सीमन कहते हैं, कहाँ कि वीर्य आते हैं। जब कोई अंडाणु कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो ये मिलकर जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं, और जाइगोट के बाद अब इनका विकास होना चालू हो जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब इतनी पतली रहती है कि इसमें कुछ ही दिन के लिए, इसीलिए उसमें ढगर कर कहाँ पर चले जाते हैं, गर्भाशय में। गर्भाशय को इंग्लिश में यूट्रस कहा जाता है, तो वहाँ पर आकर बच्चे का क्या होता है, निर्माण होता है। और आप समझिए योनि किसे कहते हैं, जो यौन ही होता है इसी के द्वारा से क्या होती है, जो पेशाब होती हैं वो बाहर आती है, और योनि के बाहर ही एक क्या होती है, एक झिल्ली नुमा परत पाई जाती है। वो झिल्ली नुमा परत को हाइवन कहा जाता है। ठीक, जब स्त्रियाँ जो होती है, फीमेल जो होती हैं, वो या तो ज़्यादा व्यायाम कर लेती हैं या तो ज़्यादा वर्क कर लेती हैं, तो वो टूट जाता है। तो टूटने पर ब्लीडिंग भी होती है। ठीक, और ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं यही समझते हैं कि ये क्या रिप्रोडक्शन करने से ये होता है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन के अलावा भी व्यायाम करने से और कोई भारी कार्य करने से भी ये हो जाता है। ठीक, महिला में आर्तो चक्र की अवधि होती है 28 दिन की। आपको बताया कि एक जो होता है, एक 28 दिन कार्य करेगा, उसके बाद दूसरा 28 दिन तक कार्य करेगा। स्तनधारियों में मादा के द्वितीयक सहायक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं। ठीक, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सबसे बढ़िया एस्ट्रोजन को महिला सेक्स हार्मोन कहा जाता है। ठीक, स्त्रियों में अंडे का निर्माण किस हार्मोन के द्वारा होता है। देखिए एक क्वेश्चन हम एक बार अपने टीचर से पूछे थे, जो वो भी क्या हुए थे, गड़बड़ा गए थे, बता नहीं पाए थे। तो इसका जो सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन एक इसका निर्माण करती है, ओवम का, ओवम मतलब एग का, अंडे का निर्माण करती है। इसके बाद मादा मानव में निषेचन स्थल क्या है। ठीक, मादा मानव में जो निषेचन स्थल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक, इसमें समझिए थोड़ा सा और समझिए, ये जो बायोलॉजी है ये बहुत ही इंटरेस्ट विषय होता है, सिर्फ आप इसे ध्यान से पढ़िएगा बस। देखिए आपसे कोई अगर मेल और फीमेल की परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे वे प्राणी या वे जीव जो स्पर्म उत्पन्न करने के लिए क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं या स्पर्म उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें मेल कहते हैं। और वे प्राणी या जीव जो ओवम या अंडाणु उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं। नियासिन जिसे विटामिन B3 कहा जाता है की कमी से होने वाला रोग क्या होता है। ठीक, नियोसिन से होने वाले कमी से इससे को रोग कौन सा होता है, प्लेकिलोसिस रोग होता है। ठीक, समझिए इसे हम कैसे याद करते हैं, पहले देखिए ऐसे लिख दीजिए, रथ
ट्रिक आपका एक ट्रिक का भंडार है, एक ट्रॉफी। ठीक, रथ एक ट्रॉफी, ये हम शॉर्ट वीडियो चढ़ाए हैं, आप अगर चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, रथ एक ट्रॉफी, इसे हम विटामिन ए समझेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिफिनाल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन मतलब सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी के बाद ई, विटामिन ई के रासायनिक नाम क्या था, ट्रोफिफिनाल, इसका था ट्रोकिकिनाल, और इसका नाम होता है फियोसिन, ऐसे कुछ होता है, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, आहारी रेशों का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक, 107वां क्वेश्चन की आहारी रेशों का मुख्य स्रोत क्या है। जो इसका मुख्य स्रोत होता है, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, मुख्य स्रोत मांस व मछली होती है। आहारी रेशों का मुख्य स्रोत मांस व मछली। निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन होती है, इसे भी आप याद कर लेना, ट्रिक बता दे रहा हूँ, तुरंत याद कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए, आपको हम अभी बताए हैं कि आपको अगर ये समझ में ना आए तो आप हमारे कहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर बता दिया जाएगा। और हम फिर एक गलती कर बैठे, इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा 107वें का साबुन खाद्यान्न सही हो जाएगा, और इसका जो सही हो जाएगा 108वें का 108वां वाला। देखिए इसमें क्या दिया है, टोकोफेराल। अब टोकोफेराल क्या है, कैसे है, आपको पता रहा था, एक ट्रॉफी हम टा वाला भूल रहे तो टोकोफेराल हो जाएगा। इसे समझिए, हम आपको ट्रिक बताते रथ एक ट्रॉफी, अब वो नहीं याद हो रहा, छोड़ दीजिए। अब हम याद करते हैं कि वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है और कौन सी अघुलनशील होती है। ठीक, आपको पता है जो बीसी होता है, बीसी को हम क्या कहते हैं, बीसी से हम याद करते हैं ठर्रैया, जिसे कहा जाता है दारू। ठीक, बीसी से हम क्या याद करेंगे, सीसी। आप समझिए, जब पानी में हम क्या करते हैं, ठीक, पानी में हम किसे मिला देते हैं, पानी में हम उसे वाइन को मिला देते हैं या दारू को या शराब को मिला देते हैं, उसके बाद तक उसे पिया जाता है। तो ये बी और सी जो होते हैं, ये पानी में या जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम हम बता देते हैं, तो उसका नाम होता है ए डी ई के। अब फिर आप यहाँ से ठीक समझिए, इसका क्या ट्रिक, आप पता है अगर आप खाना बना रहे हो, खूब बढ़िया से कोई औरत है, उसका जो बच्चा रो रहा है, उधर वो खाना बना रही, तेल खूब बढ़िया से गर्म हो रहा है। ठीक, और उसमें कोई आकर जो कोई कीट उठा के गिर गए। ठीक, कीट आके गिर गए, वो क्या करेगी, उससे भी ताल के निकालते, क्या तरह की एक पकौड़ी होता है यार। ठीक, जब वो ध्यान नहीं देगी तो निकाल ही देगी। तो आप इसे समझिए, इसमें क्या क्या दे दिया गया, इसे हम अब एक और भाषा में लिखते हैं कीड़ा, KEDA। तो ये जल में क्या है, ये क्या है, वसा में घुलनशील है, और वसा में कौन से घुलनशील विटामिन नहीं है, तो BC नहीं है, और कीड़ा KEDA ये सब क्या है, घुलनशील है। और आपको पता है इसमें के सबसे लास्ट में आपको बताया गया था, ABCDEK, तो इसमें टोकोफेराल दिया है। ठीक, टोकोफेराल आपको पता है विटामिन किसका नाम होता है, लिख लीजिए, रथ एक ट्रॉफी, जाना समझ में आया, लिख लीजिए। अब समझिए ABCDE, तो आपको पता है इस आ गया। ठीक, रथ एक ट्रॉफी, तो टोकोफेराल हो गया। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लाविन की कमी से होने वाला रोग। ठीक, राइबोफ्लाविन की कमी से होने वाला रोग कहा जाता है किलोसिस। कार्बोहाइड्रेट की कैलोरी मात्रा कितनी होती है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरी मात्रा कितनी होती है, इसकी जो कैलोरी मात्रा होती है वो 4 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जिसे 4.1 कैलोरी कहते हैं। समझिए, कार्बोहाइड्रेट की हम परिभाषा की अगर बात करें, वे जैवाणु, ठीक, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बने होते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट से कार्बोस हो गया कार्बन, और हाइड्रेट्स होता है H2O, जिसे हम कहते हैं जल। तो समझिए, ये किससे बने होंगे, कार्बन से बने होंगे, हाइड्रोजन से, और किससे, ऑक्सीजन से। इसका जो फार्मूला होता है उसे हम कहते हैं CnH2nOn। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला होता है। कार्बोहाइड्रेट्स उनकी कार्बन की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न श्रेणी में बांटा गया है। ठीक, इसका फार्मूला आपको बताया CnH2nOn होता है। तो समझिए, इसे निम्न हम कैसे, अगर इसे हम 2 रख दें तो ये गया C2H4O2। ठीक,
इसका नाम होता है ट्रायोज। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फिर से आप लिख लीजिए रथ ए। रथ ए से कौन आ गया? एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको पता है 111 का डी सही हो जाएगा। तुरंत एस्कॉर्बिक एसिड हम क्या करते हैं, लगा के चले आएंगे। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ठीक, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण करने पर, ठीक, 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण करने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ठीक, इसमें जो होती है 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक, असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक मात्रा में तेल में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, रतौंधी एवं जीरोफिलिया रोग किसकी कमी से होता है? अभी आपको थोड़ा सा और बता दूं, जैसे हम जिस ट्रिक से आपको क्या समझाए थे, रथ एक ट्रॉफी, ठीक, उसी से आप समझिए रा से होता है रतौंधी, ठीक, था से जो बीमारी होती है, ए से एस्कॉर्बिक, का से ऐसे जो बीमारी है वो भी बैठ जाता है। ठीक, हम आपको बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, डिस्क्रिप्शन में नहीं, प्लेलिस्ट वाली वीडियो में डाले हैं। घातक एनीमिया किसकी कमी से होता है? देख, एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 को कहा जाता है या तो साइनोकोबालामिन या तो साइनोकोबालामिन, हमको लगता है जहाँ तक उम्मीद कहा जाता है। ठीक है, एनीमिया क्या होती है? जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। रक्त मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, किससे होने वाले रोग को निमोनिया कहते हैं। ठीक, एनीमिया। अगला क्वेश्चन, परिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक, 117वां क्वेश्चन है कि परिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? रीटर ने दिया था। प्रकृति के वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक, देखिए बाबू, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक भी नहीं कहलाते हैं, नहीं उत्पादक कहलाते हैं। समझिए इसमें अब आपको कैसे हम समझाएं, इसे भी लगता है हमको आपको समझाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, ऐसे जो घास फूस होते हैं उनसे क्या बनते हैं? वो प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बना लेती हैं, उत्पादक कहलाने लगे। इसके बाद इसको सर्वप्रथम कौन खाएगा? कीड़ा खाएगा। ठीक, कीड़ा खाने के बाद इसे कौन सी चीज़ खा सकते हैं? चलिए अभी आपको बात बता दीजिए। मान लीजिए घास रहेगी, घास को सबसे पहले कौन खाएगा? कीड़ा। कीड़ा, और कीड़ा को कौन खाएंगे? मतलब पक्षी खाएंगे। ठीक, तो घास जो होता है इसे उत्पादक कहते हैं, इसे उपघटक, इसे प्रथम उपघटक, उपभोक्ता, इसे क्या कहेंगे? प्रथम उपभोक्ता। और पक्षी को मनुष्य खाता है तो मनुष्य को द्वितीय उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या में कौन पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है अपघटक। आपको बताया अपघटक पाए जाते हैं। एक नियम होता है, अभी हो सकता है नीचे क्वेश्चन हो तो बता दिया जाएगा। देखिए, शब्द पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं कहीं भी तैयारी व्यारी नहीं किया हूँ ना, तो पहले से देखा था क्वेश्चन कि क्या क्या है, लेकिन अब उम्मीद करता हूँ पहले से देख के तब पढ़ा। A.G. टांसले हैं। परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? A.G. टांसले। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? तो नमी जो है जैविक घटक नहीं है। राइजोबियम, दीमक, चींटी। राइजोबियम जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो आलू के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। लवड़ी समुद्री तट नम मत्स्यों के पादप को कहते हैं। ठीक, इससे अभी अगर बात हम करें इंग्लिश में तो आप समझ जाते हैं, इससे लवड़ो मृद्योत भी कहते हैं। ठीक, इसे कहा जाता है जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक वो कहते हैं जिसे मरुस्थल में जो होते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जो अलग अलग जीव या अलग अलग जातियों और उनके वातावरण के बीच जैव संबंध पर विचार कराती है, वह क्या कहलाती है? ठीक, उससे आइटोकोलॉजी कहा जाता है, आटोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक सही खाद्य श्रृंखला कौन सी? आप समझिए, इससे सरल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। इसमें जो सबसे पहला उत्पादक कौन होगा? वो घास होगा या छोटे छोटे कीड़े होंगे। तो घास डी वाले में सही है, डी वाला हम भाने से लगा दे रहे हैं। नहीं तो थोड़ा सा समझिए, घास है इसे सर्वप्रथम कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा को सर्वप्रथम मेढक, और मेढक को उसके बाद सर्प खाएगा, और सर्प को बाज, ये सब खा सकते हैं। लेकिन अब हम अगर और ऑप्शन देखें
जैसे मेढक है, ठीक, मेढक को सर्प खा सकता है, हाँ यहाँ तो बहुत सही है। इसके बाद सर्प को बाज भी खा सकता है, लेकिन क्या बाज को टिड्डा खा सकता है और क्या टिड्डा को घास खा सकती है? गलत हो गया। दूसरा, बाज को सर्प खा सकता है, ठीक है, लेकिन सर्प जो है जो सर्प को टिड्डा नहीं खा सकता, ये भी गलत हो गया। अगली बात क्या है उसे समझिए। अगली बात क्या है, टिड्डा जो है घास खा सकता है, ये भी तुरंत है तो गलत हो गया, ठीक। इसीलिए जिसमें घास दे दिया वो सही है। एक पोषी स्तर को अपने पूर्व स्तरीय स्तर से लगभग कितनी मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होती है? ठीक, 125वां क्वेश्चन है, यही हम कह रहे थे, हो सकता है आगे मिले तो 10% मिलता है। एक किसी का नियम है, नियम में याद नहीं आ रहा किसका नियम है। जैसे समझिए कोई जानवर है, मान लीजिए सबसे ज़्यादा जानते हो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में पाई जाएगी? सबसे ज़्यादा ऊर्जा वो घास में पाई जाती है। अगर घास में कितनी ऊर्जा पाई जाएगी? मान लीजिए 100% है, मतलब 100 ऊर्जा है, 100 कैलोरी मान लीजिए, 100 कैलोरी उसकी ऊर्जा है। इसके बाद एक क्या होगा, इसे कौन खाया? टिड्डा। तो टिड्डा में ऊर्जा मात्र 10% आएगा। फिर टिड्डा को कौन खाया? बकरी, मैं सॉरी बकरी करो, पक्षी खाया, तो पक्षी में भी 0.01 ऊर्जा आएंगे, ठीक। और इसके बाद इसे कौन खाएंगे? बाज। तो बाज में उससे भी कमाएंगे 10% का, मतलब इनमें घाटा होता जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ये सब 12th में मिलेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसमें जो प्रयोग किया जाता है ए वाला हो जाएगा सही आपका, कि BCG का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हाइड्रोफोबिया रोग है। हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम रेबीज हो जाए। ये जो रेबीज होता है एक कुत्तों को काटने से होने वाला रोग। हाइड्रो मतलब होता है पानी, फोबिया मतलब होने वाला रोग, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन है कि अमीबियासिस जिसे कहा जाता है अमीबिक दस्त किससे होता है, ठीक। दिया अमीबिक दस्त किससे होता है? इसी में से आप समझिए दस्त रोग किसके द्वारा होता है? तो दस्त रोग जो होता है एंट अमीबा के द्वारा होता है, ठीक। किसके द्वारा होता है? एंट अमीबा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है एक यक्ष गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार होता है, ठीक। अगर गुणसूत्र कम हो गया, इसमें क्या दिया? विकार मतलब गुणसूत्र कम हो गया। अगर गुणसूत्र कम हो जाएंगे तो उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक। और अगर ज़्यादा होंगे उससे हम क्या कहा जाते हैं? पटाव सिंड्रोम। तो इसमें टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक। तपेदिक का कारण क्या है? ठीक, तपेदिक एक रोग है, इसका इसमें पूछा है कि कारण क्या है, ठीक। इसमें इसका कारण था माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। फाइलेरियोसिस रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ठीक, फाइलेरियोसिस रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें वुचेरिया वेनक्राफ्टी के द्वारा होता है। अब बाबू आपको बहुत बड़ा है, पढ़ाना पड़ेगा और पढ़ाने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया, ठीक। देखिए वुचेरिया क्या होता है? वुचेरिया जो फाइलेरियोसिस रोग है इसका दूसरा नाम होता है हाथी पाँव रोग। हाथी पाँव रोग से अब याद कर लीजिएगा। ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु में निम्न में किसके रोग के खिलाफ लगाया जाता है? ठीक, इसमें जो था काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है? ठीक, इसका भी ट्रिक है, आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है। ठीक, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पीत ज्वर। पीत ज्वर, इसे ट्रिक होता है कि पार्क में हार्ट माल मिल गई, इससे आप याद कर लीजिएगा। मनुष्य में प्लाज्मोडियम किसके द्वारा प्रवेश करता है? ठीक, जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें दिया एक किसके द्वारा प्रवेश करता है? देखिए प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें तो लगता है हमको ऑप्शन भी नहीं दिया है, डी वाला ऑप्शन काट दिया है। ठीक, प्लाज्मोडियम जो होता है किसके द्वारा प्रवेश करता है, यही आपसे पूछा गया। एक क्वेश्चन है 133। तो मादा एनीफ्लीज एक मच्छर होती है, उसी के द्वारा मलेरिया रोग होता है और उसी के द्वारा ही होती है मादा एनीफ्लीज। अब तो लिखना पड़ेगा। चलिए एनीफ्लीज लिखा हुआ है, हमको कुछ करना नहीं है, आप चलाक तो हम भी चलाक है, हो गया मादा एनीफ्लीज। ठीक, समझिए ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो रक्त चूसती है वो मादा, सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर जो होते हैं वो खून पीते हैं, जो नर मच्छर होते हैं वो खून नहीं पीते हैं। आप जाएंगे अगर फूल वूल को हटा कर देखेंगे तो जो सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर रहते हैं वही क्या करते हैं, खून पीते हैं। हाँ, और जो नर मच्छर रहेंगे वो फूल वूल के इधर उधर फूल वूल के रस चूस कर खुश रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आप
कारण होता है, क्योंकि इनके जो लार्वा होते हैं उन्हें उनके लिए क्या करती हैं, रक्त को पीती हैं। बिडाल परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग का परीक्षण किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बिडाल परीक्षण द्वारा टाइफाइड का, और एक होता है बिडाल परीक्षण क्या कहा जाता है, बिडाल टेस्ट। एक होता है एलिसा परीक्षण, जिसे एलिसा टेस्ट कहा जाता है। एलिसा टेस्ट जो होता है एड्स में प्रयोग किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से किसे प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है? ठीक, इसमें दिया कि इसमें से निम्नलिखित में से पादप जगत का कौन सा उभयचर किसे माना जाता है? ठीक, इसमें जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक, 155वां का कौन सा जाएगा? जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इन्हीं को माना जाता है। अब समझिए इन्हें क्यों माना जाता है। जिम्नोस्पर्म जो तो है उनमें आधे गुण टेरिडोफाइट्स और आधे गुण एंजियोस्पर्म के पाए जाते हैं, इसीलिए नहीं, ये हम गलत आपको बता रहे हैं। जिम्नोस्पर्म में ऐसे पौधे होते हैं जो जल में उत्पन्न होते हैं और कहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं? स्थल पर भी। देखिए जिम्नोस्पर्म को इंग्लिश में कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म इंग्लिश ही शब्द है, इसे कहा जाता है आवृत बीजी पादप। आवृत नहीं, जो एंजियोस्पर्म होता है इसे कहा जाता है आवृत बीजी पादप। और एक होता है जिम्नोस्पर्म जिसे अनावृत बीजी पादप कहा जाता है। ठीक है, ये सब आपको आगे बताया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पादप है जिनमें संभार आपूर्ति तथा स्पोर्स का उत्पादन होता है परंतु बीज नहीं पाए जाते? इसमें साफ साफ बताइए किसमें बीज नहीं पाए जाते? बीज जो था एंजियोस्पर्म में नहीं पाए जाते। वे पौधे जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। वे पौधे जिनमें बीज का निर्माण होता है जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक, लेकिन इसे समझिए, ये क्वेश्चन हम हल कर आपको नहीं बता सकते। 156वां का जो टेरिडोफाइट्स होता है ये सही है, क्योंकि ये विकास के तौर पर ही रहता है। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें बीज पाए जाते हैं लेकिन बीज पर कवच नहीं पाए जाते हैं। वे पौधे जिनमें बीज पर कोई कवच नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। किस शैवाल का उपयोग आंतरिक अनुसंधान में किया जाता है? ठीक, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बी वाला आपका सब्जेक्ट क्लोरेला। क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। इसे समझिए, क्लोरेला में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ये ऐसा शैवाल है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। नागफनी की पत्तियाँ रूपांतरित होती हैं, या अब लीफ वाले चैप्टर में पहुंच गया प्लांट एनाटॉमी। नागफनी की पत्तियां जो क्या कहा गया कि रूपांतरित होती हैं, एक कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। अदरक माना जाता है। ठीक, अदरक क्या माना जाता है उसे बताइएगा। जो अदरक होता है ये आपका माना जाता है प्रकंद। ठीक, अगर कोई बरगद के पेड़ से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? ठीक, जो बरगद के पेड़ होते हैं उसके अगल बगल से जो जड़ें निकली रहती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं अवस्तंभ जड़ें। कौन जड़ें? अवस्तंभ जड़ें। इसमें दिया है खाने योग्य भूमिगत तना है। इसमें देखिए दिया है तना, तो कौन है जो खाने योग्य तना है? 161वां का ए है, आलू को क्या कहा जाता है? तना। किस पादप ऊतक में चालनी कोशिकाएं एवं शाख कोशिकाएं पाई जाती हैं? ठीक, किस पादप ऊतक में चालनी कोशिका और शाख कोशिकाएं पाई जाती है? तो विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। देखिए जो पादप ऊतक होते हैं इन्हें दो प्रकार से बांटा गया था। एक जिनमें विभाज होने की क्षमता पाई जाती थी उन्हें क्या कहते थे? विभाज्योतक ऊतक। और जिनमें नहीं पाई जाती थी उन्हें मेरिस्टेम ऊतक, इसे अस्थायी ऊतक कहते थे। ठीक, और ये जो होता है अस्थायी ऊतक के भाग जाइलम फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में क्या कहा जाता है? ठीक, जाइलम और फ्लोएम को एक को कहा जाता है पोषवा, दूसरे को कहा जाता है दारू। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका लगता है यहीं तक समाप्त हो गया। देखिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए, प्लांट जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको समझा दे रहे हैं। समझिए, ऊतक का अध्ययन जो कहलाता है, ऊतक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? औतिकी विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, इसके अध्ययन क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। और समझिए हिस्टोलॉजी का हिंदी क्या होता है? औतिकी विज्ञान। इसमें सूक्ष्म ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बिकैट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, बिकैट नाम के वैज्ञानिक ने ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक, लेकिन हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था। और हिस्टोलॉजी की स्थापना, आप फिर समझिए, ऊतक शब्द की उत्पत्ति बिकैट ने किया था। बिकैट या बीसैट हम स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, आप समझ लाइएगा। बिकैट। और ऊतक शब्द की उत्पत्ति मतलब हिस्टोलॉजी शब्द मेयर ने दिया था। ठीक, मेयर
मेयर मतलब होता है घोड़ी। ठीक, विकेट ए ऊतक शब्द दिए, ठीक। और मेयर जो थे, मेयर कौन सा शब्द दिए, तो ये दिए थे हिस्टोलॉजी। और इसके बाद हिस्टोलॉजी की स्थापना किसने किया था, तो मार्सेले मालपेगी। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। मार्सेलो मालपेगी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। समझिए, ऊतक जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, और आपको पता है कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक कोशिकाओं का समूह जो आकार व निर्माण के आधार पर सेम होता है, ये मिलकर एक ही कार्य को जुट बटोर कर करते हैं। ऊतक दो प्रकार का होता था, एक प्लांट ऊतक, एक क्या होता है जंतु ऊतक या जूलॉजी जिसे कहा जाता है। जो पादप ऊतक थे, इनके जो समूह थे दो भागों में बटे थे, एक विभाज्योतक ऊतक और दूसरा कौन सा ऊतक था, अस्थायी ऊतक। आपको पता है विभाज्योतक ऊतक वे ऊतक होते थे जिनमें विभाजन होने की क्षमता पाई जाती थी, और अस्थायी ऊतक वे ऊतक होते थे, अस्थायी ऊतक का दूसरा नाम होता है मेरिस्टम ऊतक। ठीक, ये वे ऊतक होते थे जिनमें विभाजन होने की क्षमता नहीं पाई जाती थी। अब समझिए, जो विभाज्योतक ऊतक थे तीन प्रकार के थे, शीर्षद विभाज्योतक ऊतक, अंतरावेशी विभाज्योतक ऊतक और क्या पार्श्वी विभाज्योतक ऊतक। इसके बाद अस्थायी ऊतक भी कई प्रकार थे, जिन्हें कहा जाता था पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ठीक, और स्केलेनकाइमा। चलिए आज के लिए तब इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में विद केमिस्ट्री के साथ या फिजिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।